अप्पी बाई का कोठा द्वितीय संस्करण। प्रिय दोस्तों, यदि आप अप्पी बाई का कोठे का पहला संस्करण पढ़े बिना सीधा इस रचना पर आ रहे हैं तो कुछ संबंध आपको समझ नहीं आएंगे। हालांकि दोनों कहानियां मूल्य रूप से अलग हैं, परंतु दूसरा संस्करण समझने के लिए आपको पहले संस्करण पढ़ना पड़ेगा। 10 एक समान एक रंग की गाड़ियों का काफिला तेजी से बढ़ता जा रहा था। एक ट्रैफिक हवलदार ने सामने से रुकने का इशारा किया। साहब, आगे बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है, आप वापस कोई दूसरा रास्ता पकड़ लें, यहाँ आप फंस जाएंगे, हवलदार बोला। थोड़ी देर के लिए कार में बैठा मुख्य व्यक्ति सोच में पड़ गया। जावेद, कोई दूसरा रास्ता है? मुख्य व्यक्ति ने हवलदार को एक हरी पत्ती थमाते हुए अपने ड्राइवर से पूछा। सर, घुमाकर दूसरा रास्ता लेने पर 2 घंटे से कम में हम मुख्यालय नहीं पहुंच पाएंगे, जावेद बोला। सर, एक रास्ता और है जो काफ़ी शॉर्टकट है, पर यहाँ पर एक छोटा कबीला है, पीछे बैठे ऋषभ ने बोला। तो मुख्य व्यक्ति बोला, कई बार उनके बच्चे गाड़ियों से हताहत हुए हैं, सो अब वो लोग उस रास्ते से कोई भी गाड़ी नहीं निकलने देते, ऋषभ बोला। ये डेमोक्रेसी है मियाँ, हमें कोई नहीं रोक सकता, गाड़ियाँ उसी रास्ते से जाएंगी, कहकर मुख्य व्यक्ति हंसा। चाटुकार चेले भी हंस पड़े। सनसनाती हुई गाड़ियाँ उस रास्ते से मुड़ गई। मुड़ते ही एक नन्हा बालक जो सड़क पर खेल रहा था कार से टकरा गया। कार से टकराते ही बच्चे के प्राण ने दे छोड़ दिए। गाड़ी मत रोकना, मुख्य व्यक्ति चीख पड़ा। जावेद ने कार से हाथ निकालकर पीछे की गाड़ियों को चलते रहने का इशारा किया। 10 गाड़ियां उस नन्हे मृत्य देह के ऊपर से गुजर गई। देह समतल हो गया। आंखों की पुतलियां कंदूक समान सड़क पर पड़ी थी। सड़क रक्तहीन हो चुकी थी। बात आग की तरह कबीले के लोगों तक पहुंच गई। जिसको जो मिला, खुरपी, कड़ासा, डंडा, फरसा लेकर कारों की तरफ दौड़े। गाड़ी रोकूं सर? जावेद ने सामने से दौड़ते आ रहे लोगों को देखकर बोला। नहीं, गाड़ी चलाते रहो, मुख्य व्यक्ति बोला। ये लोग गाड़ियां निकलने नहीं देंगे। लोगों के हाथों में हथियार देख ऋषभ बोला। मुस्ताक और सालुखे से कहो गन तैयार रखे। जावेद ने मुस्ताक और सालुखे को फ़ोन लगा उन्हें संचेत रहने को कहा। गाड़ियां रोक ली गई। हटो सामने से। मुस्ताक ने ऑटोमेटिक गन कबीले वालों की तरफ तान दी। तोहरा में से एक को जिंदा ना छोड़े, कहकर एक कबीले वाला हाथ में फरसा लिए उनकी तरफ दौड़ा। धाए की एक आवाज़ के साथ कबीले वाला वहीं गिर पड़ा, पर इससे कबीले वाले डरने की वजह एक साथ हमला करने को दौड़े। एक भी मादरचोद जिंदा नहीं बचना चाहिए, सिगरेट जलाते हुए वह मुख्य व्यक्ति बोला और फ़ोन पर बिजी हो गया। मंत्री जी, बस हम पहुंच रहे हैं, बस रास्ते में कुछ अड़चन आ गई, वही हटा रहे हैं, मुख्य व्यक्ति बोला। ये गोलियों की आवाज़ कैसी आ रही है? मंत्री राजचरण गले को दारू से तर करते हुए बोले। अरे जनाब, ये तो हमारा रोज क्या है, आप वो सब छोड़िए और थोड़ी विस्की हमारे लिए भी बचा लीजिए। मुख्य व्यक्ति हंसा। जरूर, कहकर मंत्री ने फ़ोन काट दिया। कबीले को कब्रिस्तान में बदल दिया गया था। ये बहुत बड़ा केस हो जाएगा सर। जावेद के सर पर पसीने की कुछ बूंदें चमक उठी। किसी भोसड़ी वाले की गांड में इतना दम नहीं कि अब्दुल वसीम की झांट का एक बाल भी उखाड़ ले। कार में बैठते हुए वह मुख्य व्यक्ति अब्दुल वसीम बोला। पर बुराई के दिन पूरे हो गए थे। जामनगर में कोई लौट आया था जो बुराई के आकाओं को जहन्नुम की सैर कराने वाला था। 1 सप्ताह पूर्व एसपी ऑफिस जामनगर जटाशंकर की घटना को 23 वर्ष बीत चुके थे। घटना के बाद माधव समझ चुका था उसे समाज में बदलाव चाहिए तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने महकमे में रहकर आईपीएस के लिए बहुत कोशिश की, पर वह निकाल ना पाया। हाँ, इसी तैयारी में उसका इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जरूर निकल गया और आज 23 सालों में वह एसपी बन चुका था। किस्मत ने उसे आज वापस जामनगर भेज दिया था। माधव कार से उतरा। एसपी कार्यालय सजा हुआ था। सभी थाना प्रभारी बाहर ही उसके इंतजार में खड़े हुए थे। आप सब यहाँ? लगता है शहर में कोई क्राइम नहीं है, माधव ने उन सबको वहाँ देखते हुए कहा। नहीं सर, आज आपका पहला दिन है तो हम सभी
एक थाना प्रभारी बोला, अधिकारी रोज बदलते हैं राकेश जी, तो हर दूसरे दिन आप लोग यहीं खड़े हो जाते हैं क्या? बिल्ले पर उस प्रभारी का नाम पढ़ते हुए माधव बोला, जाइए आप लोग, अपना अपना थाना संभालिए, जल्द ही मीटिंग होगी, तब मिलना मिलाना हो जाएगा। माधव बोला। आनन फनन सभी प्रभारी वहाँ से भागते बने। सर, मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट केशव। एक कांस्टेबल केशव सलामी देते हुए बोला। केशव, तुमने कभी पदोन्नति नहीं ली? माधव अपने 23 वर्ष पुराने मित्र को देखकर असमझ से बोला। नहीं सर, ईमान कभी छोड़ा नहीं, पदोन्नति कभी मिली नहीं, बस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हो पाया हूँ। केशव के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। जिसके पेट में ईमान की रोटी होती है, अक्सर चेहरे पर कोई शिकन नहीं होता। तो क्या मेरी पदोन्नति में बेईमानी की बू आती है केशव? माधव हंसते हुए बोला। नहीं सर, आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। कहते हुए केशव शांत हो गया। एक सन्नाटा पसर गया। मुझे मेरा ऑफिस दिखाओगे कि नहीं? माधव बोला। हाँ सर, चलिए ना। दोनों कार्यालय में प्रवेश कर गए। वर्तमान। माधव कार से उतरकर घटनास्थल पर पहुंचा। ऐसे विभिन्नता दृश्य देख उसकी आंखों में आंसू और लहू एक साथ थे। थाना प्रभारी शेरावत क्या हुआ होगा, इसकी भूमिका उसे ही सुना रहा था। माधव ने हाथ से इशारा किया, चुप होने को कहा। मीडिया ने कवर किया? माधव ने पूछा। वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोक के रखा गया है। कोई जिंदा बचा है? नहीं सर। और तो घरों से निकली नहीं तो उन्हें घुसकर मारा गया है। कोई बलात्कार? देखकर तो नहीं लगता सर, बाकी पोस्टमार्टम में मालूम चलेगा। कितनी लाशें हैं? 25 आदमी, 24 औरतें और 16 बच्चे। हे भगवान, क्या हैवानियत है। इन कबीले वालों ने क्या बिगाड़ा होगा किसी का? बात ऊपर तक जाएगी। शेरावत, ये केस मैं खुद डील करूँगा। सारी लाशें पोस्टमार्टम को भेजो। मुट्ठी बीचते हुए माधव तेज कदमों से निकल गया। ये आपने क्या कांड कर दिया वसीम जी? शेरावत अब्दुल्ला वसीम के घर पर विस्की गटकते हुए कहा। तुमको हर महीने लाखों क्यों पहुंचाते हैं शेरावत? अब्दुल वसीम बोला। एसपी साहब खुद केस डील कर रहे हैं, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या हुआ शेरावत? तुमको पता है, शहर के हर आदमी को पता है, इतना बड़ा कांड करने का गोदा शहर में एक ही आदमी का है, पर साबित कोई नहीं कर पाएगा। सबूत कोई है नहीं, गवाह हम छोड़ते नहीं। अब्दुल वसीम हंसा। आपको पता भी है नया एसपी कौन है? अब शेरावत ने विस्की का गिलास रख दिया था। कौन? माधव वर्मा। माधव और जटाशंकर की कहानी शहर के बालकों को भी पता थी। अब्दुल वसीम के चेहरे के भाव कुछ सुर्ख हो चले थे। शाम के 4 बज रहे थे। माधव ने केशव को अपने कैबिन में बुलाया। मुझे अपने एक पुराने शादिर की ज़रूरत है केशव। एक फाइल का पन्ना पलटते हुए माधव बोला। यूँ रहीम? केशव थोड़ा असहज हुआ। जटाशंकर की असली कहानी अब लोगों से छुपी नहीं थी। यह बात माधव को समझ आ रही थी, पर यह बात कैसे लोगों तक पहुंची, और अगर पहुंची तो उस पर कोई कार्यवाही तो दूर, आज वह पदोन्नत होते हुआ खुद पुलिस एसपी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ रहीम, क्या अब वह यहाँ कार्य नहीं करता? माधव से पूछा। केशव निरुत्त था। जो भी है, सच बताओ केशव, तुम मेरे सहायक बाद में पहले मित्र हो। केशव, संकोच मत करो। केशव बिना पूछे कुर्सी पर बैठ गया। पानी ढूंढा, नहीं मिला तो एसपी साहब के लिए रखा पानी ही एक घूंट में पी गया। आपके तबादले के 2 साल बाद यहाँ एक नए एसपी आए थे, रति प्रसाद। वो जटाशंकर के बहनोई थे। उन्होंने जटाशंकर की फाइल दोबारा खोल दी थी। उस कार में क्या हुआ, इसके केवल 2 गवाह थे, एक आप और एक रहीम। आप पर तो उन्हें शक था, तो उन्होंने रहीम से पूछताछ शुरू कर दी थी। जब तक रहीम पर बात थी, उसने वही कहा जो आधिकारिक बयान था, पर फिर रति प्रसाद हैवानियत पर उतर आया। उसने रहीम के परिवार पर हमले शुरू किए। रहीम टूट गया। उसने जो हुआ एसपी साहब के सामने उगल दिया। केशव रुक गया। तो मैं आज यहाँ कैसे हूँ केशव? मुझे तो अभी तक तिहाड़ जेल में होना चाहिए था। माधव हैरान था। अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने के लिए
ले जाते वक्त पुलिस वैन में रहीम ने एक कांस्टेबल से बंदूक छीनकर खुद को गोली मार ली। ना स्टेटमेंट हुआ ना कुछ। पब्लिक प्रेशर इतना हुआ कि एसपी साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। कहकर केशव चुप हो गया। एक सन्नाटा पसर गया। तुमको उसे बंदूक नहीं देनी चाहिए थी केशव, माधव ने केशव की आंखों में झांकते हुए कहा। केशव के अब आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता था सर, क्या सही है क्या गलत। बस मुझे इतना पता था, ये बात अगर समाज में फैली तो लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट के बाद रहीम को तो वैसे भी फांसी चढ़ना ही था, साथ ही आप भी नहीं बचते, और आपका इस महकमे में रहना बहुत ज़रूरी है। माधव ने उठकर गले लगाया, केशव को छुपाया। रहीम के घर का गुजारा कैसे चलता है केशव? मुझसे जो बन पड़ता है कर देता हूँ सर, पर स्थिति दयनीय है। मुझे रहीम के घर ले चलो केशव। माधव आत्मग्लानि से संकुचित हो चला था। गाड़ी रहीम के घर के बाहर जाकर रुकी। माधव केवल केशव के साथ ही आया था। उस टूटे फूटे घर को देख माधव दुखी हो उठा। रहीम की बेगम सलाम केशव को जानती थी, पर माधव को वो पहचानती नहीं थी। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैं माधव हूँ। माधव ने हाथ जोड़ दिए थे। नहीं साहब, मन में कोई गलानी ना रखिए। मुझे तो मेरे शोहर ने जिस दिन जटाशंकर मरा था उसी दिन सब बता दिया था। मुझे फ़क्र है अपने शोहर पर, और आप पर भी। सलमा का चेहरा गर्व से चमक उठा। कमरे में एक शांति फैल गई। तुम क्या करते हो सलीम? माधव ने उस नौजवान को देखकर कहा, जिसका नाम शायद उसे केशव ने बताया था। मजदूरी करता हूँ हुजूर। ड्राइविंग आती है? जी हजूर। अपने पापा की तरह मेरे शादी बनोगे? माधव ने प्रस्ताव रखा। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं कल से आ जाऊंगा सर। क्यों? अभी से क्यों नहीं? माधव बोला। अब से ये चाबी और साहब की गाड़ी की जिम्मेदारी तुम्हारी। सलीम को चाबी देते हुए केशव बोला। तुमको क्या लगता है केशव, ये हत्याकांड में कौन शामिल हो सकता है? माधव ने पूछा। शहर के बच्चे बच्चे को पता है साहब, अब्दुल वसीम के अलावा ये कांड कोई और नहीं कर सकता। गाड़ी चलाते हुए सलीम केशव के कुछ बोलने से पहले बोल उठा। सलीम सही कह रहा है सर, उसके खिलाफ ना कोई सबूत मिलता है, गवाही देने की किसी की हिम्मत नहीं। केशव ने कहा। कौन है ये अब्दुल वसीम? पिछले एक हफ्ते में बहुत नाम सुन लिया है इसका। शहर का सबसे बड़ा रईस, सबसे बड़ा गुंडा है सर। गृह मंत्री राजचरण का हाथ है सर पर उसके। पूरे शहर को गटर बना रखा है भोसड़ी वाले ने। केशव बोला, फिर अपने शब्दों का ध्यान आने पर सॉरी बोलकर चुप हो गया। गाड़ी रोकना सलीम, माधव ने सलीम से कहा। केशव, ये वही जगह है ना जहाँ अपनी बाई का कोठा था? माधव ने केशव से पूछा। हाँ सर, केशव बोला। ये ज़मीन तो सरकार के ने कन्या विद्यालय को लिए दान दी थी। माधव बोला। हाँ सर, बाद में ये ज़मीन सरकार से अब्दुल वसीम को मिली। अब इस पर वो पब एंड बार बना रहा है। केशव बोला। माधव की मुठ्ठियाँ बीच गई थी। कल सुबह मुझे अब्दुल वसीम की फ़ाइल अपने टेबल पर चाहिए। माधव बोला। जी सर। केशव बोला। मैं कब आऊँ वहाँ? आप तो मुझे याद भी नहीं करते हैं। फ़ोन पर शीतल, माधव की पत्नी थी। ऐसा नहीं है शीतल, अभी पहले मैं खुद तो यहाँ के हाल चाल समझूँ। तुम होली के बाद आ जाना, तब तक शहर की कुछ साफ़ सफाई भी हो जाएगी। माधव बोला। ठीक है जी। एक काम करना, निर्मला को बुला लेना हैदराबाद से, उसे भी साथ लेती आना। काफ़ी दिन हो गए उससे मिले। माधव बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना। शीतल बोली। इस अब्दुल वसीम से कैसे निपटना है, इस उधेड़बुन में माधव भी करवटें बदलता रहा। अंदर से केशव को बुला लो और बाकी गाड़ियों को साथ आने से मना कर दो, माधव ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। ठीक है सर, कहकर सलीम केशव को बुला लाया। कहाँ चलना है सर? सलीम बोला। अब्दुल वसीम की हवेली पर ले चलो। माधव बोला। सलीम कुछ समय को शांत हुआ, फिर बोला, क्या आप अब्दुल वसीम को ठोकने वाले हैं? माधव और केशव जोर से हंस पड़े। हर बीमारी का इलाज एक जैसा नहीं होता सलीम, माधव ने गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा करते हुए बोला। शहर के नए एसपी हैं, अब्दुल वसीम जी से मिलने आए हैं। अब्दुल वसीम के नाम के आगे जी लगाने में ही केशव को लगा
वो थूक दे, पर नियंत्रण किया। ठीक है, मैं संदेशा मालिक तक पहुंचाता हूँ, मुख्य गेट पर खड़ा प्रहरी बोला। कुछ देर फ़ोन पर बतियाने के बाद मुख्य प्रहरी ने अंदर आने का इशारा किया। सलीम, तुम यहीं गाड़ी में इंतज़ार करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। माधव ने सलीम से कहा। आप लोग अपनी बंदूकें और मोबाइल फ़ोन यहीं जमा करके जाइए, मुख्य प्रहरी बोला। केशव कुछ बोलने को हुआ, पर माधव ने इशारे से उसे बोलने को मना किया और बंदूक और मोबाइल वहीं जमा करा दिए। आइए एसपी साहब, आप स्वयं आ गए। आप ना आते तो हम खुद ही आपसे मिलने वाले थे। अब्दुल वसीम बोला। अरे जनाब, इतनी मोहब्बत, और हमारी बंदूक वगैरह दरवाजे पर ही जमा करा ली। हम तो दोस्ती करने आए थे। अब मियाँ हमारा काम ही ऐसा है, कौन दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चलता। अब्दुल वसीम बोला। अरे जावेद साहब की बंदूक और मोबाइल गेट से ले आओ जाके। अब्दुल वसीम जावेद से बोला। अरे रहने दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था, जाते समय ले लूँगा। माधव ने हाथ से इशारा करके जावेद को रोक दिया। वसीम जी, आपने अच्छा ही किया, उन कबीलों वालों को ठोककर अवैध कब्जा कर रखा था उस जगह पर, माधव ने चाय सुड़कते हुए कहा। अब्दुल वसीम सुतबुद हुआ। कैसी बात करते हैं जनाब, हमको तो खुद अखबार से पता चला वहाँ के बारे में। अब्दुल वसीम का सुर डगमगा गया। अरे वसीम साहब, घबराने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ थोड़ा अच्छे से धुलवा लीजिए और गृह मंत्री जी से थोड़ा बात कर लीजिए, वरना पब्लिक प्रेशर में कुछ उल्टा पुल्टा बयान ना दे दे, और थोड़ा ख्याल हमारा भी रख लीजिए। अब ये पुलिस की तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा। माधव पूर्ण रूप से अब्दुल वसीम को अपनी बातों में लाने की कोशिश में था। आपने कह दिया जनाब, वही काफ़ी है, मंत्री जी से हम अभी बात किए लेते हैं। कहते हुए अब्दुल वसीम फ़ोन उठाने को हुआ। ये क्या कर रहे हैं वसीम जी, मामला गंभीर है, फ़ोन पर यह बात ठीक नहीं है, हो सकता है फ़ोन टैब पर हो। माधव ने उसे रोका। बात तो सही है आपकी, चुनाव सर पर है। एक काम करता हूँ, आज मैं स्वयं मंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, वसीम बोला। नहीं, आप वहाँ जाएंगे तो मीडिया बातें बनाएंगी, तो आप ही बताइए क्या करें। वसीम खिंच उठा। अरे अगले सप्ताह जामनगर में देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन है, उसमें मंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, आप भी निमंत्रित रूप से आमंत्रित होंगे, वहीं बात कर लीजिएगा। ठीक कहते हैं। अब्दुल वसीम मुस्कुराया। ये पब एंड बार के भूमि पूजन का निमंत्रण आया है आपको, वो भी एक मुख्य अतिथि की तरह। एक कार्ड माधव को थमाते हुए केशव बोला। माधव थोड़ी देर कार्ड को देखता रहा। ठीक है, चलते हैं कल, तुम भी साथ चलना, माधव बोला। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात पूछ लूँ, केशव बोला। मैं अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ केशव, हो सके तो भरोसा रखो, माधव फाइलों को देखते हुए बोला। ओके सर, आइए जनाब आइए, कहते हुए अब्दुल वसीम माधव को स्वागत को तत्पर था। शायद अब्दुल वसीम भी समझ चुका था जितना बड़ा कांड उसने कर दिया है, उससे वह बिना माधव की मदद के नहीं निकल सकता, इसलिए वह मक्खनगिरी का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। नींव का पत्थर रखते समय माधव के मस्तिष्क में निर्मला घूम गई, उसके नेत्र अनुपूषित हो गए। वह पत्थर उसने इतनी तीव्रता से दबाया कि वह विखंडित हो गया। अरे नींव का पत्थर तो मजबूती से रखिए वसीम मियाँ, ऐसा कैसे खड़ा होगा यहाँ पब। अपनी कुछ भड़ास निकालते हुए माधव बोला। इन भोसड़ी वालों मजदूरों को एक काम नहीं आता, कहते हुए वसीम उस मजदूर पर थोक पड़ा जिसने पत्थर दिया था। रहने दीजिए वसीम साहब, कोई दूसरा पत्थर आप ही दे दीजिए। वसीम ने झूठी हंसी हंसते हुए एक दूसरा पत्थर माधव को दिया। भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन से निकलकर माधव की गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि कुछ 10-12 महिलाओं ने गाड़ी रोक ली। कौन है आप लोग, क्या चाहिए, माधव ने पूछा। हम उसी अप्पी बाई के कोठे की रंडियां हैं जिससे आपने निर्मला को छुड़वाया था, उनमें से एक बोली। माधव असहज हुआ। अरे निर्मला को छुड़ाकर तू क्या समझता है, तूने बहुत पुण्य कमा लिया। अरे अप्पी ताई थी तो 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी,
और उसी कोठे पर अब दोबारा रंडी खाना बनने जा रहा है जिसका शुभ आरंभ करके आया है। रे नीच, हम तो अब अधेड़ हो चुकी हैं, वहाँ भी कोई नहीं रखेगा हमें। जब तू वापस आया शहर तो लगा तुझसे मिलकर 2 वक्त की रोटी की उम्मीद मिलेगी, पर तुझमें और जटाशंकर में कोई अंतर नहीं दिखता हमें, कहकर उन महिलाओं ने वहीं थूक दिया। तब तक केशव ने पुलिस बैकअप को कॉल कर दिया था और वो आ चुके थे। उन महिलाओं को हटा दिया गया, पर दूर तलक जाने तक माधव उन महिलाओं को देखता रहा जो बार बार उसकी तरफ देख जमीन पर थूक रही थी। हर साल की तरह इस बार जामनगर में भारत का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होली की पूर्व संध्या को होने जा रहा है। मैं तो अभी नया हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे कि कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपन्न होना डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, गृह मंत्री राजचरण जी स्वयं मुख्य अतिथि हैं। अंत मैं भी सम्मेलन में उपस्थित रहूँगा। माधव सभी थाना प्रभारियों की मीटिंग ले रहा था। यस सर, सब प्रभारी एक साथ बोले। और कवि सम्मेलन के अगले दिन यानी होलिका दहन को हर वर्ष की भांति होना गांधी मैदान में सबसे बड़ी होलिका दहन को भी हमें सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। यस सर, सब फिर बोल उठे। केशव, मुझे किसी ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर से मिलवाओ जिसमें अब्दुल वसीम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हो। माधव बोला, सर बड़ा मुश्किल है, किसी न्यूज़ चैनल की इतनी हिम्मत हो, ये बड़ा मुश्किल हो। ठीक है, फिर किसी ऐसे न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक को बुलाओ जो डूबने की कगार पर हो। ठीक है सर, केशव बात को समझ गया था। आओ बैठो विश्वास। माधव ने विश्वास को बैठने का इशारा किया, फिर घंटी बजाकर 2 चाय और नाश्ते का ऑर्डर दिया। विश्वास संवाद न्यूज़ चैनल का मुख्य संपादक था। सुना है तुम्हारा चैनल बंद होने की स्थिति में है, ज़्यादा सच्चाई दिखा दी थी क्या चैनल पर? माधव बोला, कुछ ऐसा ही समझिए सर। तो समझो मैं तिनका हूँ। माधव बोला, मतलब सर? विश्वास बोला, अरे डूबते को तिनके का सहारा, कहकर माधव हंसने लगा। मुद्दे पर आइए सर। विश्वास थोड़ा तिलमिला गया। माधव ने घंटी बजाई। केशव एक व्यक्ति के साथ अंदर आया। ये निहाल है, ये गवाही देगा कि उस कबीले के मोड़ पर इसने अब्दुल वसीम की गाड़ियों को जाते देखा है। यह न्यूज़ जब मैं बोलूँगा तब तुम्हें अपने चैनल पर चलानी है। माधव बोला, मुझे और मेरे परिवार को जिंदा मरवाने का इरादा है क्या साहब? विश्वास चीख उठा, मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे परिवार को एक खरोच नहीं आएगी और तुम्हारा चैनल भी फर्श से अर्श पर आ जाएगी। माधव बोला। विश्वास सोच में था, पर सर? विश्वास कुछ बोलने को हुआ। विश्वास के कंधे पर माधव ने हाथ रख उसे ऐसे देखा कि विश्वास को विश्वास हो गया कि इस शहर का गटर साफ होने वाला है। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, परंतु याद रहे, तभी जब मैं कहूँ। मुझे लगेगा कि मैं असफल हो सकता हूँ तो मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूँगा। माधव बोला, ठीक है सर, कहकर विश्वास जाने को हुआ। अरे चाय तो पीते जाओ, माधव ने कहा तो विश्वास मुस्कुरा उठा। होली की पूर्व संध्या, कवि सम्मेलन का शुभ आरंभ हो चुका था। देश के सभी प्रसिद्ध कवि उपस्थित थे। आगे की मुख्य पंक्ति पर अब्दुल वसीम, माधव और शहर के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए थे। तभी मंत्री जी के आने की खबर हुई। मुझे सिक्योरिटी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, आप मंत्री जी से बात करना ना भूलिएगा। माधव ने खड़े होकर बाहर जाते हुए कहा। जरूर, अब्दुल वसीम बोला। मंत्री जी का भव्य स्वागत हुआ। वो अब्दुल वसीम के बगल में ही मुख्य अतिथि के आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर में मंत्री जी उठकर प्रांगण के अतिथि कक्ष में चले गए। कुछ समय बाद अब्दुल वसीम भी खड़ा होकर उसी कक्ष में जाने को हुआ। दूर खड़ा माधव इसी समय के इंतजार में था। थोड़ी देर बाद दोनों कक्ष से वापस आकर अपने स्थानों पर वापस बैठ गए। कवि सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। होली की पूर्व संध्या रात्रि के 11 बजे। ये रही सर, उस कक्ष में लगी हुई माइक्रोचिप। सलीम ने माधव को एक चिप देते हुए कहा। केशव, इसे प्ले करो। माधव ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की। उसकी सारी उम्मीदें और आगे का प्लान इस पर टिका था। चिप के प्ले होते ही उसका सार कुछ ऐसा था
तुम्हारा रायता मैं कब तक साफ करता रहूँगा वसीम? पूरे सिस्टम की माँ चोद के रख दी है तुमने। राजचरण बोला। मंत्री जी बस इस बार बचा लीजिए, एसपी साहब भी हमारे साथ हैं, बस आप किसी पॉलिटिकल या मीडिया प्रेशर में ना आए, यही दरख्वास्त है। अब्दुल वसीम बोला। देखो ये अंतिम है तुम्हारा, इसके बाद तुम रखो अपना पैसा, पैसा देने वाले हैं बहुत। भोसड़ी के तुम्हारा इनकाउंटर मैं ही करवा दूंगा। धन्यवाद मंत्री जी। अब्दुल वसीम बोला। ये सुनकर माधव की आंखों में एक चमक आ गई। असली ताकत तो इस देश में नेताओं के पास है। माधव बोला। अरे सर कैसी ताकत, सबूत है हमारे पास, चलकर धरते हैं अभी दोनों हरामियों को। केशव बोला। इतना आसान नहीं है केशव, मंत्री की ताकत को समझो, उसे 2 मिनट लगेंगे इस रिकॉर्डिंग को झूठा साबित करने में, तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ सर? सलीम बोला। इंतज़ार करो मियाँ। माधव बोला। केशव विश्वास को फ़ोन लगाओ। केशव ने विश्वास को फ़ोन लगा माधव को दे दिया। विश्वास तुम्हें न्यूज़ अभी से दिखाना शुरू करना है। यस सर। विश्वास की आवाज़ में डर था। डरो मत, तुमने परिवार को हैदराबाद भेज दिया है ना, मेरी कही जगह पर? माधव बोला। हाँ सर। तो बिना डरे न्यूज़ शुरू करो अभी। सलीम तुम गाड़ी राजचरण जिस होटल में रुका है ले चलो। संवाद न्यूज़ से निकली न्यूज़ शहर में आग की तरह फैली। सभी प्रमुख न्यूज़ चैनल ने भी अब बलि का बकरा मिल जाने पर न्यूज़ को दिखाना शुरू कर दिया था। होलिका दहन की पूर्व संध्या रात्रि 12 बजे माधव मंत्री राजचरण के सामने था। देखिए मंत्री जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, राजनीति बिना पैसों की नहीं चलती, सो आपने जो किया अपनी जगह सही है, पर मुझे अब्दुल वसीम के रिमांड के ऑर्डर चाहिए। अबे एसपी, ट्रांसफ़र करके ऐसी जगह पटकूंगा कि कबूतर भी नहीं मिलेगा दाना डालने को। माधव ने चिप प्ले कर दी। इसको फर्जी साबित करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, कहकर राजचरण हंस पड़ा। अरे साहब विश्वास मानिए, जानता हूँ बहुत आक्रोश में हैं। अगर ये चिप प्ले हो गई ना, तो जब तक आप कुछ बयान देंगे तब तक आप अपने पद से हाथ धो बैठेंगे। मुझे आपसे मतलब नहीं है, मुझे केवल अब्दुल वसीम रिमांड में चाहिए, मात्र 24 घंटे को। अब आप खुद समझ लें, अब्दुल वसीम प्यारा है या पद? राजचरण कुछ देर में सोच में डूब गया। ठीक है माधव, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, पर याद रखना केवल 24 घंटे को, और मेरा नाम बीच में आया तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। पहला तो मंत्री जी आप धमकी देने की स्थिति में नहीं हैं अभी, और दूसरा अगर आपने वसीम का फ़ोन उठाया तो आपका नाम मैं ज़रूर उछालूँगा, बाकी उसके बाद आपसे जो बन पड़े तो कर लेना। राजचरण चुप हो गया। उसने रिमांड के ऑर्डर तत्काल प्रभाव से माधव को उपलब्ध करवाए। टीवी पर न्यूज़ देखकर वसीम पहले ही सख्ते में था। रिमांड का ऑर्डर सुनते ही उसके होश उड़ चुके थे। किसी पुलिस वाले को अंदर मत आने देना, उसने जावेद को आदेश दिया। माधव पूरे फोर्स के साथ वसीम के गेट पर था। आप शूट के ऑर्डर दे सर, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, एक प्रभारी बोला। जब जवान से काम चल जाए तो गोलियां क्यों बर्बाद की जाए? माधव बोला। जावेद, वसीम जी से बोलो मैं मिलना चाहता हूँ, अकेले। उनसे कहो अपने दोस्त की बात सुने। गेट पर खड़े जावेद से माधव बोला। जावेद ने अंदर फ़ोन लगाया। ठीक है सर, आप जाइए, पर अकेले। माधव मुस्कुरा के अंदर चला गया। ये आप क्या कर रहे हैं वसीम जी? आप ऐसा करेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा कि आप ही दोषी हैं। माधव बोला। तो मैं क्या करूं, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाऊं? अब्दुल वसीम बोला। आप क्या समझ रहे हैं, 50 बंदूकधारी आपको बचा लेंगे? एक ऑर्डर होते ही सीआरपीएफ आ जाएगी, फिर आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे, सीधा एनकाउंटर होगा आपका। धमका रहे हो एसपी? वसीम बोला। धमका नहीं रहा हूँ, मीडिया में बात फैल गई है, मंत्री जी को विवश होकर आदेश देने पड़े हैं। 24 घंटे की बात है, मेरे साथ चलकर चाय पानी पीजिए और चले आइए वापस, इससे जनता को भी विश्वास हो जाएगा आप निर्दोष हैं। माधव बोला। अब्दुल वसीम को बात सही लगी, वो मान गया। एसपी ऑफिस पहुंचते ही मारो माधर चोद को, जब तक एक एक हड्डी न टूट जाए, माधव ने अपने हवलदारों से कहा।
2 मिनट को अब्दुल वसीम सुन हो गया। फिर 2 और 2 4 कर बात समझ आई तो चीख पड़ा, तू तो गिरगिट निकला रे भोसड़ी के, मार ले जितना मारना है, 24 घंटे की बात है, निकलते ही तेरे खानदान का एक बच्चा भी नहीं छोड़ूंगा और औरतों को तो बिस्तर पर लिटाऊंगा। कहकर अब्दुल वसीम हंस पड़ा। माधव अपने कैबिन में चला गया और तेल से लबालब लट अब्दुल वसीम पर भाजे जाने लगे। कैबिन में घुसते ही माधव ने विश्वास को फ़ोन लगाया। मैंने तुम्हें जो चिप भेजी है उसे प्ले करना शुरू कर दो। माधव बोला। जी सर। विश्वास बोला। केशव वसीम को मेरे कैबिन में लेकर आओ। माधव ने कैबिन से आवाज़ लगाई। तुम्हें क्या लगता है एसपी, जटाशंकर की तरह तुम मुझे भी मार दोगे? अब्दुल वसीम बोला। चुप करो यार, चलो टीवी देखो। कहकर माधव ने टीवी ऑन कर दिया। न्यूज़ चैनल में चिप प्ले होना शुरू हो गई थी। तुम्हारे आका जी भी अब तुम्हें नहीं बचा सकते। माधव बोला। ऐसी फर्जी रिकॉर्डिंग हर दूसरे दिन आती रहती है, कभी कुछ साबित नहीं कर पाओगे। कहकर वसीम हंसा। अरे मैं ये साबित नहीं करूँगा। रिमांड से भागकर तुम ये साबित करोगे। मैं क्यों भागने लगा रिमांड से? अब्दुल वसीम ठिठका। बहुत भोले हो मियाँ। माधव मुस्कुराया। एसपी ऑफिस के बाहर अब्दुल वसीम के गुंडों ने हमला कर दिया था। वो अब्दुल वसीम को छुड़वाने आए थे। लो आ गए तुम्हारे हमदर्द। माधव और जोर से हंस पड़ा। भोसड़ी के, किसके कहने पर कर रहे हो? सामने से जावेद का आता देख वसीम जावेद पर चीख पड़ा। जावेद और ऋषभ जबरदस्ती अब्दुल वसीम को पकड़कर ले गए, कार में बैठाया और फरार हो गए। अब्दुल वसीम के फरार होने की खबर तेजी न्यूज़ चैनल में फैली, जिनसे साबित कर दिया कि रिकॉर्डिंग सही है। मुख्यमंत्री ने पार्टी की इमेज बचाने के लिए राजचरण को मंत्री पद से हटाकर गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए। होलिका दहन की शाम गांधी मैदान में जामनगर की सबसे बड़ी होलिका धू धू करके जल रही थी। दूर खड़े केशव और माधव शांतिचित होकर देख रहे थे। सर, ये शहर फिर से साफ कर दिया आपने, पर यह अब्दुल वसीम कहाँ भाग गया? केशव ने पूछा। ये होलिका देख रहे हो केशव, अब ये शांत हो जाएगी तो थोड़ी थोड़ी राख सारे शहर वाले ले जाएंगे। उसी राख के साथ अब्दुल वसीम भी राख के साथ सबके साथ आएगा। 12 घंटे पूर्व होलिका दहन की प्रातः जावेद ने गाड़ी उसी कबीले वाले मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी थी। तुम किसके कहने पर यहाँ लाए हो? अब्दुल वसीम चीखा। हम सब लोग आपके वफादार हैं सर, पर बात हम लोगों के परिवार की है। विश्वास मानिए, वो माधर जात एसपी हम सबको मारेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जावेद के साथ अब्दुल वसीम के सभी मुख्य व्यक्ति ऋषभ, मुश्ताक, सालुखे आदि थे। पर क्यों? हम सबके परिवार उनके निशाने पर हैं। वो आदर्शवादी है, वो कुछ नहीं करेगा तुम लोगों के परिवार को। कहकर अब्दुल वसीम ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। जो भी हो सर, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। जावेद ने पकड़ तेज कर दी। माधव अपनी गाड़ी से वहां पहुंच चुका था। क्या लगता है वसीम मियाँ, आगे क्या होगा? माधव कार के बोनट पर बैठते हुए बोला। कीमत बोल एसपी, देख जाने दे। अब्दुल वसीम गिड़गिड़ाया। माधव ने उसे अनसुना कर दिया। सब खुद को गोली मार लो, मैं किसी के गंदे खून से हाथ गंदे नहीं करूँगा। माधव बोला। छोड़ दीजिए सर। जावेद बोला। तुम जानते हो जावेद, मैं नहीं मानूंगा। समय बर्बाद मत करो। वसीम के सारे व्यक्ति स्वयं की कनपट्टी पर खुद की ही बंदूक तान चुके थे। ये क्या कर रहे हो? चूतिया हो क्या तुम सब? वसीम चिल्लाया। वादा कीजिए सर, हमारे परिवार को कुछ नहीं करेंगे आप। जावेद बोला। वादा करता हूँ। माधव बोला। जावेद ने ट्रिगर दबा दिया। एक एक कर सब ट्रिगर दबाते गए। अब इसके साथ क्या करें? सलीम ड्राइविंग सीट से उतरते हुए बोला। इसे एक हाई डोज का बेहोशी का इंजेक्शन देकर कल गांधी मैदान में होने वाली होलिका दहन की होलिका में डाल दो। अनजान होकर ही सही, पर पूरा शहर बुराई को जलते हुए तो देखेगा। माधव बोला। वर्तमान में आज मैं रहीम की आत्महत्या में शामिल होने की आत्मग्लानि से मुक्त हो गया सर। मेरा निर्णय सही था। कहकर केशव माधव के गले लग गया। सलीम की आंखों से भी आंसू लुढ़क पड़े। 2 महीने बाद
मुझे लगता है कि वो महिलाएं जिन्होंने वर्षों तक बहुत कुछ झेला है और जिनके लिए यह महिला आश्रम खोला जा रहा है, वो इस भूमि पूजन करने की सही हकदार है। माधव ने मंच से बोला तो तालियों की गड़गड़ाहट उठी। वो महिलाएं जिन्होंने माधव को अनाप शनाप बका था, आंखों में आंसू लिए गिलाने की स्थिति में थी। शीतल और निर्मला भी मंच पर थी। उन महिलाओं के साथ निर्मला ने भी भूमि पूजन कर उस महिला आश्रम की नींव डाल दी। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। रचना कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।